हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूनिट 5 का वन शॉट लेक्चर। आज के इस लेक्चर में यूनिट 5 एम्बिग्यूटी रिजोल्यूशन का कंप्लीट वन शॉट यहाँ पे मैं कवर कराने वाला हूँ। जितने भी टॉपिक्स आपको सिलेबस में दिए गए हैं, मैंने सारे टॉपिक्स इस वन शॉट के अंदर कवर करा दिए हैं विद 100% इजी एक्सप्लेनेशन। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट यूनिट है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सब्जेक्ट की एंड आई होप आपने यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर का कंप्लीट वन शॉट देख लिया होगा। जाके प्लेलिस्ट को आप देख सकते हो। राइट, एग्जाम टाइम में देख रहे हो तो सारे स्टार्टिंग से देखना, तो अच्छे से आप सब्जेक्ट को पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। फर्स्ट टाइम विजिट को प्लीज सब्सक्राइब करना, लेक्चर को प्लीज लाइक करना। कोई भी कमेंट हो तो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ये रहा सिंपल इजी नोट्स, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट। यूनिट का नाम देखो यहाँ पे क्या है, एम्बिग्यूटी रिजोल्यूशन। अगेन मैं आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट करता हूँ, यूनिट फर्स्ट से देखना इस सब्जेक्ट को। राइट, पता होना चाहिए एनएलपी क्या है। बहुत सारी चीजें देखो स्टार्टिंग में, लास्ट यूनिट जो होती है ना वो मोस्टली एप्लीकेशन टाइप की होती है, तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। पढ़े रहोगे यूनिट फर्स्ट से तो ऐसा लगेगा कि ऑलरेडी ये सारी चीजें आपको आती है। राइट, और ऐसा ही है। चलो स्टार्ट करते हैं यूनिट 5 एम्बिग्यूटी रिजोल्यूशन। इस यूनिट की कहानी जो है यहाँ से स्टार्ट होगी। पहला इसमें टॉपिक हमारे पास है बेसिक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। राइट, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? ओके, मीन्स प्रायिकता। ओके, देखो सिंपल, प्रोबेबिलिटी मीन्स द चांस ऑफ समथिंग हैपनिंग। ओके, जैसे अगर मैं बोलूं कि कल मतलब बारिश होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.9 है। राइट, तो ये होता है बेसिकली एक नंबर हम असाइन करते हैं। राइट, प्रोबेबिलिटी का मतलब बेसिकली कोई भी इवेंट है, उस इवेंट की होने की और ना होने की कितने चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी, इसी को तो हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो पहले से आपको पता होगा, ठीक है। अगर जैसे भी मैंने बोला कल बारिश होने की जो प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.9 है। मतलब बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि कल बारिश हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है ना, वो 0 टू 1 के बीच में, 0 टू 1 के बीच में रहता है। जहाँ पे अगर 0 के क्लोजेस्ट रहो तो मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत कम है उसकी। राइट, अब जैसे इस केस में देखो ये 1 के काफी ज्यादा क्लोज है, तो कहने का मतलब समझ में आपको आ रहा होगा प्रोबेबिलिटी क्या है, कि कोई भी चीज है उसके होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी को ही मतलब यहाँ पे मतलब कहते हैं। राइट, तो एक चांस होता है फॉर ऑफ समथिंग हैपनिंग। ओके, तो ये चीज है हाउ लाइकली एन इवेंट इज टू अकर। राइट, रेंज इसका देखो मैंने बताया, वही यहाँ पे लिखा लिखा हुआ है, 0 टू 1 के बीच में लाई करता है। ओके, जहाँ पे 0 का मतलब है मतलब वो चीज बिल्कुल भी होगी ही नहीं। राइट, या ना के बराबर बोल सकते हो। जहाँ पे 1 जो है सर्टेन वो चीज होगी। राइट, तो ये चीज हमारा प्रोबेबिलिटी होता है, आपको पता होगा। जैसे एक एग्जांपल आप लिख सकते हो, बता सकते हो, ऐसे एग्जाम में आएगा तो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन अ कॉइन टॉस। जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो यहाँ पे बताया गया इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है। सही बात है, जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो मे बी हेड भी आ सकता है, मे बी टेल भी आ सकता है। राइट, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है आधी आधी है, मतलब 1/2 है, मीन 0.5 इसकी प्रोबेबिलिटी है। राइट, नाइस। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ सन राइजिंग टुमारो, कल देखो, कल मतलब सन राइज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 है। यस, तो कल मतलब ये इवेंट हो के रहेगा, 1 कहने का मतलब है। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से काफी सारे एग्जांपल अभी बता सकते हो। इसका फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं वो डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं, हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बेसिकली फॉर्मूला होता है हमारे पास। राइट, तो ये चीज़ें हमारे पास मतलब बेसिक आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इसका आसानी से फिर आप लिख पाओगे। ओके, क्यों हम यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी का? हम एनएलपी में क्या यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं? बहुत सारी अनसर्टेनिटी आ जाती है। राइट, देखो इस दुनिया में ऐसा नहीं है हर चीज़ का जो आंसर है वो ब्लैक एंड व्हाइट में होगा। राइट, ऐसा नहीं है। तो देखो जैसे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब कि जैसे देखो, ओके, अगर जैसे बोला जाए कि मतलब कि राइट, जैसे कोई क्वेश्चन पूछता है। राइट, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। राइट, इज दिस वाटर हॉट, मतलब कहने का मतलब है जो वाटर है ये हॉट है कि नहीं। राइट, तो इसका एग्जैक्ट आंसर मतलब हमेशा यस और नो में ही नहीं हो सकता। राइट, कि हमेशा मतलब अगर कोई पूछ रहा है कि क्या ये वाटर जो है हॉट है या नहीं, तो यस और नो में ही जवाब होगा। समटाइम्स ये क्या होगा, ये वाटर वार्म हो सकता है। राइट, तो मिडिल में भी मतलब कुछ हो सकता है। राइट, तो ये चीज है, एवरीथिंग इज नॉट जस्ट यू कैन से कि यस और नो। समटाइम्स इसके बीच में ही होता है। तो मतलब यही होता है, अनसर्टेनिटी जो होता है ना, जो उसको हैंडल करता है ये प्रोबेबिलिटी। राइट, तो ये चीजें हैं मोस्ट लाइकली मीनिंग। तो ये है, अब आगे भी मैं आपको बताने वाला हूँ ये क्या होता है। बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। राइट, मशीन ट्रांसलेशन, इन सब में ये यूज होता है प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। ये तो आपने बहुत पहले से भी पढ़ा होगा, क्लियर होगा आपको, ठीक है।
अब बात करते हैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस थ्योरम क्या होता है, राइट। ये सारे जो टॉपिक्स आप देख रहे हो ना, जैसे एनएलपी क्या है, एनएलपी सब कुछ आपको मैंने बता रखा है। एनएलपी आपका एआई के अंदर ही आता है, एआई एक बहुत बड़ी चीज है, राइट। इसके अंदर कहीं पे आप यहाँ पे एनएलपी पढ़ रहे हो, राइट। इसी में एमएल होता है, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें एआई में भी मैंने आपको पढ़ाया था, एआई सब्जेक्ट था आपका, राइट, प्रीवियस सेमेस्टर में। तो वही से यहाँ पे ये चीजें मैंने लिया हुआ है और वही सेम चीज है। और चलो यहाँ पे समझ लेते हैं बेस थ्योरम क्या होता है, राइट। लिखा है सिंपल, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, राइट। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूले का यूज करके ना हम अपने करंट जो प्रोबेबिलिटी, हमारी जो करंट प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम अपडेट करते हैं जब हमें कोई नया कोई एविडेंस, नया कोई हाइपोथेसिस हमें मिलता है, ठीक है। जैसे हमने मतलब एक इसका एक फॉर्मूला होता है, अभी आगे यहाँ पे देखो है, यहाँ पे अभी बताने वाला हूँ, राइट। सिंपल फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, हम प्रोबेबिलिटी को अपडेट करते हैं, राइट। जैसे अभी मान लो हमने प्रोबेबिलिटी डिसाइड किया था कि कल बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है कितनी है, 0.9 है, राइट। अब मान लो हमें अलग-अलग मतलब वेदर डिपार्टमेंट से मतलब कि पता चला कि कल जो है मतलब बारिश नहीं होगी, राइट। ऐसा कुछ मतलब हमें एविडेंस मिला, कुछ ऐसा एविडेंस, कुछ हमें हाइपोथेसिस से मिला, तो हम उस एविडेंस से क्या करेंगे, अपनी इस प्रोबेबिलिटी को अपडेट करेंगे, राइट। यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 0.9, हम इसे अपडेट करके 0.4 कर देंगे, बट ऐसे डायरेक्टली थोड़ी ना करेंगे, कुछ फॉर्मूला होता होगा। तो वही फॉर्मूले फॉर्मूले हमें आगे भी पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये बेस थ्योरम का मेन कॉन्सेप्ट यही है, मतलब हमारी जो करंट प्रोबेबिलिटी हमने जो अभी हमने मतलब असाइन किया हुआ है उसको अपडेट करना, when we received new evidence, right? So based on that evidence we update our current probability। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये होता है, ठीक है। से एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसका यूज करके हम डिटरमाइन करते हैं कंडीशनल अब यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या आ गया, इसे और थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। ये जो हम एडजस्टमेंट करेंगे ना, प्रोबेबिलिटी को जो हम अपडेट करेंगे, एक्चुअली होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से। सो व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपका एक प्रोबेबिलिटी होता है ऑफ वन इवेंट हैपनिंग गिवन द अनदर इवेंट हैज ऑलरेडी हैपेंड। देखो, ठीक है, ये होता है सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, राइट। इस तरीके से, ओके। तो यहाँ पे क्या कहने का मतलब है, राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको समझना कैसे मैं बोल रहा हूँ, राइट। यहाँ पे क्या मैं बोल रहा हूँ, सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब व्हेयर बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, मतलब कि बी जो इवेंट है ये ऑलरेडी हो चुका है, राइट। उसके बेस पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल रहे हैं। तो ये चीज हमारे पास दो इवेंट होता है, एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, उसके बेस पे हम क्या करते हैं, दूसरे मतलब इवेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट हैपनिंग गिवन दैट अनदर इवेंट हैज ऑलरेडी हैपेंड, ऑलराइट। तो ये चीज हमारे पास है, समझ पा रहे हो। इट टेल्स अस व्हाट इज द चांस ऑफ ए इफ वी ऑलरेडी नो बी हैज हैपेंड, राइट। जैसे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैच, राइट। चलो इसको आगे एग्जांपल दिखाता हूँ, राइट, कि अगर वर्षा हो चुकी है तो मैच कैंसिल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, राइट। ऐसे बता सकते हो, जैसे ऐसे ही मैं बात कर रहा था, जैसे यहाँ पे हमारे पास मान लो मैच हो रहा है, राइट, और यहाँ पे रेन हो गया। तो देखो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, अगर ये इवेंट हो चुका है, राइट, बारिश हो चुकी है, तो अब बताओ मैच कैंसिल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ऐसे मतलब एग्जांपल बता सकते हो। तो आगे देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए, बस इतना कि कोई एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो दूसरे मतलब इवेंट की होने की या ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। फॉर्मूले हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हो। ये हो जाएगा बेसिकली ए के ए होने के चांस जब बी हो चुका है, राइट। और ये क्या है, ए और बी दोनों होने की क्या चांसेस हैं, राइट। और यहाँ पे ओनली बी की प्रोबेबिलिटी। नाइस, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, राइट। अब थोड़ा सा इसको एग्जांपल से वो क्लियर करते हैं। सपोज जैसे थोड़ा इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ में आ जाएगा, राइट। सपोज तुम्हारे शहर में रेन होने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, मतलब 30% प्रोबेबिलिटी है कि वर्षा होगी हमारे शहर में, राइट। अगर रेन होती है तो अम्ब्रेला लेने की प्रोबेबिलिटी, ये मतलब क्वेश्चन टाइप का बोल सकते हो, दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन ले सकते हो, तब प्रोबेबिलिटी दिया है 0.9, 90%। अब सवाल ये है, क्वेश्चन यही है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी यही है। अब बताओ अम्ब्रेला लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी है जब ऑलरेडी रेन हो चुकी है, ऑलराइट। तो ये चीज हमारे पास है। तो क्या क्या दिया है, डेटा हमने निकाल लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन ऑलरेडी दिया था, राइट। फिर हमें यहाँ पे ये निकालना है, राइट, मतलब ये भी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग अम्ब्रेला, राइट, इफ रेन हैपेंस, ओके। अब हम यहाँ पे सिंपल क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हमें वही पूछा था कि अम्ब्रेला लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी है जब रेन हो चुकी है, तो वही फॉर्मूले देखो यहाँ पे यूज किया गया। सिंपल वैल्यू पुट करना है, बहुत ईजी है, सारी चीजें हैं, निकाल लिया। ये सब जरूर लिखना है, राइट। एग्जाम्पल, ओके। तो ये जो अभी हमने देखा, ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी था, और इसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से ही हम क्या करते हैं,
नए जो एविडेंस आ रहे होते हैं उसको हम अपडेट करते हैं अपनी करंट प्रोबेबिलिटी को। तो उसके लिए एक दूसरा फॉर्मूला हमारे पास होता है, राइट? लिख देना, ये रटना नहीं है बट समझ लेना अच्छे से, ठीक है? इस तरीके से ये हमारा बेस रूल बोल लो, बेस थ्योरम हमारे पास यही होता है, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम अपडेट करते हैं, राइट? तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। तो यहाँ पे सारी चीज़ें दिया है, जैसे हमारे पास ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये हमारा प्रायर प्रोबेबिलिटी होता है, जिसके बारे में हमें ऑलरेडी नोन है, राइट? हमें ऑलरेडी पता है, राइट? और ये हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड ए, मतलब ये लाइक्लीहुड होता है, राइट? अगर ए सच है तो बी होने की कितनी संभावना है, राइट? और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, और ये तो मतलब कि वही पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, मतलब कि नया जो हमें एविडेंस यहाँ पे मिला उसके बेस पे हम इसे अपडेट कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूले आपको लिखने हैं, एग्जांपल इसमें भी दिया हुआ है, राइट? तो इसे प्लीज रीड करना, राइट? बेस थ्योरम का एग्जांपल दिया हुआ है अगेन। 60% एनिमल्स, एक कहानी लिखा हुआ है, स्टोरी, मतलब एक पेट शॉप है, उसमें 60% एनिमल्स हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 हो जाएगी, और 40% हमारे पास डॉग है तो 0.4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे वही बोला जा रहा है, राइट? इफ एन एनिमल इज कैट, द चांस ऑफ मतलब म्याऊं करने की जो प्रोबेबिलिटी है 80% है, 0.8 हो गया, मतलब सारी वैल्यूज दिया हुआ है, जस्ट आपको उसी से क्या करना है, राइट? एग्जाम्पल आप लिखो, एग्जाम में लिखना ही है, राइट? तो ये चीज हमारे पास है, बेस थ्योरम फॉर्मूला आपको एक अच्छे से एक्सप्लेन करना है, और फिर इसके बाद ये एग्जाम्पल आपको लिख देना है, राइट? तो देखो, ये चीजें हैं बेसिकली, अगर आप सिलेबस में देखोगे ना, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ नहीं दिया हुआ है, राइट? ये बेस थ्योरम, ये कंडीशन में कुछ नहीं दिया है, बट स्टिल यहाँ पे स्टैटिस्टिकल मेथड जब मेंशन किया गया है, राइट? इसी के अंदर वो सारी चीजें हमारे पास आती है, राइट? तो ये सारी चीजें यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ओके? तो ये चीज हमारे पास है। तो आओ यहाँ पे अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल इन एनएलपी, ओके। ओके, अब चलो यहाँ पे समझते हैं प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल क्या होता है एनएलपी में। देखो, a probabilistic model in NLP uses probability chance, मतलब कि chance to understand and process languages, ठीक है? मतलब वही कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, मतलब कि सिंपल सी बात है, एनएलपी का क्या था, फिर से थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, राइट? कोई मशीन है, राइट? उसके अंदर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम है, इसमें कोई भी ह्यूमन का जो लैंग्वेज होता है वो उसको अंडरस्टैंड करेगा और उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा ताकि रिस्पॉन्स वो दे पाए, ठीक है? तो अब बहुत सारा टाइम ऐसा भी होता है कि ह्यूमन का जो मतलब सेंटेंस होगा वो अनक्लियर होता है। अभी आगे एग्जांपल बताऊँगा, राइट? जैसे आई वेंट टू द बैंक, देखिए अनक्लियर है। तो अब इस सेंटेंस को क्या करेगा ना, इसमें प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल ही यूज़ होगा ताकि जो भी अनक्लियर सेंटेंस है, अनक्लियर जो वर्ड है उसको भी वो समझ पाए और प्रोसेस कर पाए। वही तो लिखा हुआ है, राइट? तो यही सेम चीज़ है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल हमारा एनएलपी में यूज होता है, बिकॉज लैंग्वेज हमारा अनसर्टेन होता है, कभी कभी एम्बिगुअस भी हो सकता है, तब भी वो एनएलपी सिस्टम जो है वो उसको समझ पाए। जैसे चैट जीपीटी का एग्जांपल ले लो, कितना भी कंफ्यूजिंग वर्ड सेंटेंस आप उसे दो, लेकिन वो फिर भी आपको समझ कर रिस्पॉन्स देता है, राइट? ये लिख सकते, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे कंफ्यूजिंग या बोल सकते हो अनसर्टेन वर्ड्स सेंटेंस हमारे पास है, आई वेंट टू द बैंक। इसे दो मीनिंग, पॉसिबल मीनिंग निकल रहा है। एक तो बैंक हो जाता है फाइनेंशियल बैंक, राइट? जहाँ पे पैसे होते हैं, और दूसरा हो सकता है रिवर बैंक। तो दो मीनिंग निकल रहा है, तो ये अनसर्टेन है, राइट? तो सिस्टम प्रोबेबिलिटी का यूज करेगा, राइट? इसको हैंडल करने के लिए और करेक्ट मीनिंग फाइंड करने के लिए, वही तो यूज होगा हमारा प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, ओके? सो कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स, द सिस्टम लुक्स एट ऑल पॉसिबल मीनिंग्स और सेंटेंसेस, इट कैलकुलेट्स, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेगा हर एक ऑप्शन का, इट सिलेक्ट द मोस्ट प्रोबेबल वन, राइट? ये चीज थोड़ा सा आपको बताना है इस तरीके से, तो ये होता है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल हमारा यूज है। अब जैसे ये मान लो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल आता है, तो पहले बताओगे प्रोबेबिलिटी क्या होता है, उसके सारी चीजें जो पीछे हमने पढ़ी, राइट? फिर उसके बाद ये चीजें बताओगे, राइट? तो शॉर्ट पॉइंट्स में सारी चीजें लिखा हुआ है बट लिख पाओगे, आई होप, राइट? तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है एस्टिमेटिंग प्रोबेबिलिटी क्या होता है, व्हाट इज एस्टिमेटिंग प्रोबेबिलिटी, ओके? इट मीन्स कैलकुलेटिंग द चांस ऑफ एन इवेंट हैपनिंग यूजिंग डेटा, ऑलराइट? एस्टिमेटिंग प्रोबेबिलिटी का मतलब है कैलकुलेट करना द चांस ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट के होने की मतलब प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना, राइट? डेटा का यूज करके, ये होता है एस्टिमेटिंग प्रोबेबिलिटी का मतलब। जैसे इसका फॉर्मूला होता होगा, क्योंकि हम डेटा का यूज करके क्या करेंगे, किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। दिस इज द फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट कितना अकर किया है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना है, इससे क्या करेंगे, उस प्रोबेबिलिटी को हम एस्टिमेट कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? एग्जांपल से क्लियर होगा,
ओके, जैसे सपोज द वर्ड बैंक अपीयर्स 100 टाइम्स, राइट। अब सपोज करते हैं जो बैंक, ये वर्ड क्या है, कंफ्यूजिंग वर्ड है, अनसर्टेन है, अनक्लियर है, ओके, दो मीनिंग निकल रहा है। तो मान लेते हैं 100 टाइम्स अपीयर होता है, तो फाइनेंशियल मीनिंग मान लेते हैं 80 टाइम्स निकल रहा है, राइट। रिवर मीनिंग 20 टाइम्स निकल रहा है। तो कैसे कैलकुलेट होगा, देखो नंबर ऑफ टाइम इवेंट्स अकर, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल बैंक मतलब होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यहाँ पे कितने टाइम अकर हुआ, 80 डिवाइड में 100, तो 0.8। तो ज्यादातर देखोगे ना, तो यही तो आपकी वैल्यू, देखो ये क्लोजेस्ट वन है, तो मतलब ज्यादातर चांसेस ये है कि जो बैंक की जो मीनिंग होगी वो फाइनेंशियल से रिलेटेड होगी, राइट। तो सिस्टम चूज करेगा फाइनेंशियल, बहुत इजी था, आई होप समझ गए। ऐसे और सारे एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आई सॉ अ मैन यूजिंग टेलीस्कोप, राइट, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे काफी सारे एग्जांपल हो सकते हैं। आई सॉ अ मैन यूजिंग टेलीस्कोप, विद अ टेलीस्कोप, नॉट यूजिंग विद अ टेलीस्कोप। अब इसके दो मीनिंग निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, मैंने एक मैन को देखा टेलीस्कोप के साथ, या टेलीस्कोप का यूज करके किसी मैन को देखा, दो मीनिंग निकल रहा है, ऐसे बता सकते हो, राइट। काफी सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो सेंटेंस जैसे हमारा ही डिपॉजिटेड मनी इन द बैंक, अब तो ये साफ साफ इससे पता चल रहा है, राइट, ये बैंक मतलब मनी से रिलेटेड, हाई प्रोबेबिलिटी आपका ये बैंक होगा, राइट। तो करेक्ट मीनिंग यहाँ पे सिलेक्ट होता है, तो एस्टिमेटिंग प्रोबेबिलिटी यही होता है। नाइस, अब देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग क्या होता है। ओके, तो पीओएस टैगिंग क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग, राइट। देखो सिंपल, जब हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, जैसे राम प्लेस क्रिकेट, राम ईट्स मैंगो, तो इसमें क्या होता है, इसमें हर एक वर्ड को हम टैग कर सकते हैं। जैसे राम क्या है, राम ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा एक नाउन है, राइट, तो हम इसे एन टैग दे सकते हैं। ये प्लेस क्या है, एक वर्ब है, मीन्स इसे हम कर सकते हैं, ठीक है, वी टैग दे सकते हैं। तो इसी चीज को ना हम क्या कहते हैं, पीओएस टैगिंग, बहुत इजी था, ठीक है। मतलब असाइन करना ग्रामेटिकल लेबल हर एक वर्ड को सेंटेंस के अंदर, बस जैसे को अगर नाउन होता है तो हम ये देते हैं, मतलब एन स्मॉल एन में, वर्ब को वी में, तो ये सब तो पता होगा आपको ऑलरेडी, राइट। एडजेक्टिव को ए से, आर को सॉरी एडवर्ब को आर से। सो यहाँ पे सेंटेंस है राम प्लेस क्रिकेट, तो पीओएस टैगिंग देखो, राम नाउन हो गया, यहाँ एन कर सकते हो, वी कर सकते हो, राइट, क्रिकेट इज आल्सो नाउन, सो एन कर सकते हो। तो ये हमारा टैगिंग यही होता है, पीओएस टैगिंग यही होता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया, ये सब 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं लेक्सिकल प्रोबेबिलिटीज क्या होती हैं। व्हाट आर लेक्सिकल प्रोबेबिलिटीज, नाइस। अब देखते हैं लेक्सिकल प्रोबेबिलिटीज मींस द चांस ऑफ अ वर्ड हैविंग अ पर्टिकुलर मीनिंग और रोल, ओके। लेक्सिकल प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि द चांस ऑफ वर्ड हैविंग अ पर्टिकुलर मीनिंग और अ रोल, मतलब कि बेसिकली बोल सकते हो कि किसी भी वर्ड की एक पर्टिकुलर मीनिंग यहाँ पे मतलब होनी चाहिए, राइट, वो बताता है लेक्सिकल प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। मतलब एक ही उसका पर्टिकुलर मीनिंग निकल रहा हो, जैसे देखो अब यहाँ पे बेसिकली हाउ डू वी ऑब्टेन लेक्सिकल प्रोबेबिलिटीज, वी गेट देम यूजिंग डेटा एंड काउंटिंग फ्रीक्वेंसी। इसका मेथड यहाँ पे दिया, हम कलेक्ट करते हैं पहले डेटा को, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट जो को उसको हम कलेक्ट करेंगे, फिर हम काउंट करेंगे वर्ड के यूजेस को, ओके, फिर कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी को इस फॉर्मूले का यूज करके। इस तरीके से हम यहाँ पे करते हैं। तो लेक्सिकल प्रोबेबिलिटीज मतलब यही होता है, कोई भी वर्ड जो है उसके किसी पर्टिकुलर मीनिंग होने की क्या चांस है, क्या प्रोबेबिलिटीज है, इसे हम यहाँ पे लेक्सिकल प्रोबेबिलिटीज कहते हैं। हाउ लाइकली अ वर्ड इज यूज्ड इन अ सर्टेन वे, दिस इज कॉल्ड लेक्सिकल प्रोबेबिलिटीज, ओके। तो ये होता है, जैसे एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं, जैसे वर्ड हमारे पास बैंक है, सपोज ये 100 टाइम्स अकर हुआ, राइट, ये वही पीछे का एग्जांपल है, तो यही है सिंपल, 80 टाइम्स अकर हुआ, 20 टाइम्स अकर हुआ, तो यही होता है लेक्सिकल प्रोबेबिलिटीज का मतलब, राइट। तो 0.8 ये आ रहा है, 0.2 आ रहा है, तो सिस्टम चूज कौन सा करेगा, दिस वन, बिकॉज इट हैज हायर प्रोबेबिलिटीज, राइट। फाइनेंशियल मीनिंग इसका निकलेगा, राइट। तो इसका मतलब वही तो है कि वर्ड जो है उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग या रोल होना चाहिए, राइट। ये चीज हमारे पास हो गया। इसके बाद अब देख लेते हैं नेक्स्ट, जो कि है ओके पीसीएफजी, राइट, मतलब प्रोबेबिलिस्टिक कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है, ओके ओके। देखो, सो पीसीएफजी इज अ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर वेयर ईच ग्रामर रूल हैज अ प्रोबेबिलिटीज, राइट, ओके। तो समझ में आ रहा होगा, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, पीसीएफजी आपके सीएफजी मतलब कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर होता है, जहाँ पे मतलब जो भी उसमें ग्रामर रूल होंगे ना, उन सारे ग्रामर रूल को एक असाइन होगा प्रोबेबिलिटीज, राइट। जैसे देखो, इट इज ग्रामर प्लस प्रोबेबिलिटी टू चूज द बेस्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर, व्हाई पीसीएफजी इज नीडेड, समटाइम्स सेंटेंस कैन हैव मल्टीपल पॉसिबल स्ट्रक्चर।
तो एम्बिग्यूटी अराइज होती है, तो पीसीएफजी वहां पे हेल्प करता है बाय चूजिंग द मोस्ट लाइकली स्ट्रक्चर, राइट। जैसे हमारे पास देखो राम ईट्स मैंगो, इसका देखो फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, राइट। हम स्टार्ट करेंगे एस से, मीन सब्जेक्ट, राइट। फिर यहाँ पे देखो यूज करेंगे, मतलब कि यहाँ पे वही किया जा रहा है जो यहाँ पे आपने देखा, जहाँ पे हर एक ग्रामर रूल को एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पे असाइन की जाएगी, राइट। तो जैसे हमारे पास देखो यहाँ पे है, राइट, सब्जेक्ट देन नाउन फ्रेज वर्ब फ्रेज, तो 0.9 इसको प्रोबेबिलिटी यहाँ पे असाइन किया गया कि बेसिकली हमारे पास क्या होगा कि ये जो हमारा मतलब ये जो है ये हमारा नाउन फ्रेज होगा, राइट, इंस्टेड ऑफ कि ये वर्ब फ्रेज हो सकता है। थोड़ा इसको समझना कि क्या कैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सेकंड रूल को यहाँ पे ये वाला रूल यूज किया गया, राइट। यहाँ पे चूज कौन करेगा, नाउन फ्रेज, राम इज अ नाउन फ्रेज, राइट। ये हो जाएगा, ऐसे एक्सपेंड करते करते, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल जो बनेगा वो बनेगा राम एट्स मैंगो, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो भी यहाँ पे रूल्स हैं उसको देखो एक प्रोबेबिलिटीज असाइन की गई है, ठीक है। तो यही होता है हमारे पास क्या, प्रोबेबिलिस्टिक कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, जहां पे हर एक ग्रामर रूल को प्रोबेबिलिटी असाइन की जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है बेस्ट फर्स्ट पार्सिंग। बेस्ट फर्स्ट पार्सिंग क्या होता है? Best first parsing is a parsing method where the parser chooses the most promising best option first instead of trying all possibilities, राइट। ये होता है बेस्ट फर्स्ट पार्सिंग, जहां पे जो भी पार्सर होगा, जो भी सेंटेंस को वर्ड्स को पार्स कर रहा होगा, वो मतलब मोस्ट बेस्ट ऑप्शन फाइंड करेगा इंस्टेड ऑफ ट्राइंग इन ऑल पॉसिबल, मतलब कि पॉसिबिलिटीज में, राइट। तो ये चीज है, उसमें बेस्ट ऑप्शन वहां पे फाइंड करेगा। एग्जांपल से क्लियर होगा, देखो जैसे जैसे देखो हमारे पास यहाँ पे है वही एग्जांपल जो मैंने बताया था, आई सॉ द मैन विद अ टेलीस्कोप। दो मीनिंग निकल रही है, हमने टेलीस्कोप का यूज करके देखा, या हो सकता है द मैन हैज अ टेलीस्कोप। तो बेस्ट फर्स्ट पार्सिंग चूज करेगा मोस्ट लाइकली मीनिंग बेस्ड ऑन इट्स प्रोबेबिलिटी, राइट। इससे क्या होता है कि सारी पॉसिबिलिटीज में ट्राई नहीं करना होता है, राइट। पार्सर क्या करेगा, सिंपल बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा। इससे क्या होगा, जो प्रोसेस था स्लो हो जाता था, अगर वो सारे मतलब पॉसिबिलिटीज को देखेगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो जाता था, तो इससे क्या होता है कि मोस्ट लाइकली वन फर्स्ट वहां पे करेगा, सेव टाइम, इससे टाइम बचता है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है, राइट, बेस्ट फर्स्ट पार्सिंग का मतलब। बहुत शॉर्ट में मैंने चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, बट आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर देना है अगर एग्जाम में आता है तो। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सिमेंटिक्स एंड लॉजिकल फॉर्म क्या होता है। सिमेंटिक्स का मतलब है किसी भी वर्ड की सही मीनिंग निकल रही हो, राइट, वो होता है सिमेंटिक। तो सिमेंटिक इज द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। जैसे राम ईट्स मैंगो, तो इसे देखो सिमेंटिक्स, हर एक चीज यहाँ पे क्लियर है, राइट। जैसे अगर यहाँ पे मैं बोलूं राम मैंगो ईट्स, तो कुछ नहीं क्लियर होगा, राइट। तो ये चीज है, राम ईट्स मैंगो सब क्लियर है यहाँ पे, राम इज द पर्सन, राइट, ईट्स एक्शन हो रहा है, मैंगो ऑब्जेक्ट है। इससे चीज क्या हो रहा है कि हम स्टडी कर पा रहे हैं उस वर्ड की क्या क्या मीनिंग है, राइट। तो ये होता है सिमेंटिक का मतलब। लॉजिकल फॉर्म क्या होता है, लॉजिकल फॉर्म क्या होता है, हम इसको एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट करते हैं जो भी हमारे पास सेंटेंस दिया होता है, कुछ इस तरीके से। राम इट्स मैंगो दिया हुआ है, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिए बस, राइट, ये इस तरीके से, राइट, राम मैंगो, राइट, राम ईट्स मैंगो, राइट। इस तरीके से ये जो फॉर्मेट आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया ना, ये लॉजिकल फॉर्म है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम कर देते हैं, ईट हमारा एक्शन है, फंक्शन बोल सकते हो, राइट। तो इस तरीके से एक्शन हो गया, इसे प्रेडिकेट बोलते हैं। और ये सब आपका यूनिट आई थिंक सेकंड में था, बताया था वहां पे, राइट। तो स्टार्टिंग से देख रहे हो तो सब यहाँ पे रिवाइज हो रहा होगा, राम सब्जेक्ट है, मैंगो ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हमारा ये लॉजिकल फॉर्म होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे वर्ड सेंसेस क्या होते हैं, एम्बिग्यूटी क्या होती है। ऑलराइट, देखो वर्ड सेंसेस क्या होते हैं। वर्ड सेंसेस का मतलब यहाँ पे ये है, कोई भी एक वर्ड है, राइट, उसके दो मीनिंग निकल रहे हैं, राइट। तो यही होता है, मतलब कि मीन्स डिफरेंट मीनिंग ऑफ अ सिंगल वर्ड, राइट। कोई सिंगल वर्ड है, इसकी अलग अलग मीनिंग निकल रही है, राइट। तो ये वर्ड सेंसेस होते हैं, ठीक है। जैसे बैंक है, यस, बैंक अगर जैसे कोई बोलता है बैंक वर्ड को ही बोलता है जिसके दो मीनिंग देखो निकल रहा है, राइट। एक तो रिवर बैंक हो जाएगा, एक तो फाइनेंशियल बैंक हो जाएगा। तो यही होता है वर्ड सेंस का मतलब बैंक का, ठीक है। एम्बिग्यूटी वही मतलब एक कोई वर्ड है, कोई सेंटेंस है, उसके दो दो जो मीनिंग निकल रही है, इससे एम्बिग्यूटी भी अराइज हो जाती है अगर आप प्रॉपर सेंटेंस यूज ना करो। तो
मे बी कोई इसको समझे, कोई इसको समझे, राइट? तो एम्बिग्यूटी अराइज हो जाती है, राइट? तो यही होता है, ओके? व्हेन द मीनिंग इज नॉट क्लियर ऑफ अ वर्ड और अ सेंटेंस, सो इट इज कॉल्ड एम्बिग्यूटी, ओके? ये हो गया वर्ड सेंस एंड एम्बिग्यूटी। क्या होता है? जैसे आई वेंट टू द बैंक, नॉट क्लियर, या आप मनी फाइनेंशियल बैंक में जा रहे हो या कहाँ जा रहे हो, रिवर वाले बैंक के पास। तो ये जो रिलेशन बिटवीन दोनों में यही है, डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड, ये वर्ड सेंसेस होते हैं, उससे कंफ्यूजन जो होता है ये एम्बिग्यूटी होता है, ठीक है? तो ये हमारा हो गया वर्ड सेंसेस एंड एम्बिग्यूटी। द लास्ट टॉपिक इज इनकोडिंग एम्बिग्यूटी इन लॉजिकल फॉर्म, राइट? और इसे देख लेते हैं जल्दी से। तो देखो, encoding ambiguity in logical form means representing all possible meanings of an ambiguous sentence in a logical form and then choosing the correct one. हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास बोल सकते हो, जो भी पॉसिबल मीनिंग्स है किसी भी सेंटेंस का, किसी भी वर्ड का, उसको हम लॉजिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। रिप्रेजेंट करने के बाद उसमें से हम एक करेक्ट को उसको चूज कर लेंगे। ये होता है इनकोडिंग एम्बिग्यूटी इन लॉजिकल फॉर्म। हम सेंटेंस को क्या किए, सारे मतलब सारे पॉसिबल सेंटेंस वर्ड्स को, मीनिंग्स को लॉजिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए, फिर उसमें से हम एक करेक्ट वन को उसमें से चूज कर रहे हैं, राइट? ये चीज हमारे पास है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ अ सेंटेंस हैज मोर देन वन मीनिंग सो वी राइट ऑल मीनिंग्स इन द लॉजिकल फॉर्म एंड देन पिक द बेस्ट वन, राइट? सो क्यों जरूरत है ये सारी चीजें की? तो बिकॉज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज एम्बिगुअस। पहले बताया, आई सॉ द मैन विद द टेलीस्कोप, सो हु हैज द टेलीस्कोप, यू और द मैन, राइट? तो ये एम्बिग्यूटी अराइज हो रही है। सो हाउ इट वर्क्स, मतलब पहले हम क्या करेंगे, एम्बिगुअस सेंटेंस को लेंगे, सारे पॉसिबल मीनिंग्स को निकालेंगे, क्रिएट करेंगे, फिर हम यूज करेंगे कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, फिर करेक्ट मीनिंग वहां पे निकाल लेंगे, ठीक है? जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, राइट? वही सेम सेंटेंस है, यू यूज्ड अ टेलीस्कोप। तो लॉजिकल फॉर्म में हमने जितनी मीनिंग मीनिंग इसकी निकल सकती थी, सब निकाल करके हमने क्या किया, लॉजिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। सॉ आई मैन यूजिंग टेलीस्कोप, राइट? मींस हमने यहाँ पे टेलीस्कोप का यूज करके मैन को देखा, पहला मीनिंग। दूसरा हो सकता है, आई सॉ आई मैन विद टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के साथ उसको देखा, ठीक है? तो दोनों मीनिंग यहाँ पे लॉजिकल फॉर्म में लिखा गया, राइट? बोथ मीनिंग्स आर इनकोडेड, रिप्रेजेंटेड इन लॉजिकल फॉर्म। द सिस्टम चूज द करेक्ट वन यूजिंग कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के बेस पे वो क्या करेगा, सिस्टम चूज करेगा। तो बेसिकली ये हो गया आपका यूनिट 5 का कंप्लीट वन शॉट फिनिश। एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, राइट? तो ये रहा कंप्लीट आपका सिलेबस एम्बिग्यूटी रिजोल्यूशन का। सारे टॉपिक्स देखोगे तो मैंने सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर कराए हैं, ठीक है? और लास्ट यूनिट थोड़ा सा क्या है, बहुत छोटी यूनिट है। और पहली चीज तो आप यूनिट फर्स्ट से देखना, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, यूनिट फर्स्ट से अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में ही वो सारा कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो जाएगा, तो फिर लास्ट में उतना मेहनत भी नहीं करना है और सब चीज लगेगा ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा। लास्ट यूनिट इन एवरी सब्जेक्ट एप्लीकेशन ही होता है स्टार्टिंग के यूनिट्स में, तो मस्ट आप स्टार्टिंग से इसको देखो, ठीक है? तो ये हो गया आपका यूनिट 5 का कंप्लीट वन शॉट फिनिश। और इस तरीके से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का कंप्लीट सिलेबस फिनिश, राइट? तो जाके स्टार्टिंग से देखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।